हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारा सेकेंड चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट टेस्ट नंबर 2। इसमें भी हमने लगभग 9 क्वेश्चंस को यूज किया हुआ है, आपको दिया हुआ है, आपको हल करना है। देखिए, इन सभी प्रश्नों को अनिवार्य रूप से आपको करना है। सबके अंक समान हैं। केवल क्वेश्चन नंबर 5 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 2 नंबर का है। समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। देखिए, हमने सेकंड चैप्टर में क्या क्या सीखा, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डेरिवेशन हैं। आप आराम से करिए, मन लगा करके सीखिए। फिजिक्स को खेल खेल में आपको सीखना है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? पढ़ा हुआ है हमने। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करना है आपको। भी इक्वल टू मैं हिंट कर दे रहा हूं, जैसे पहले टेस्ट में भी मैंने कहा था कि मैं यूनिट टेस्ट नाम भी दे रहा हूं और मार्क्स भी हमने निर्धारित किए हैं, परंतु मैं हिंट भी कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य आपको केवल इतना है कि आप प्रश्नों को समझें और खुद से करना सीखें। और इन प्रश्नों का हिंट मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप फिर से एक बार बुक निकाल करके मेरे लेक्चर को फिर से सुन करके आप फिर से तैयारी करें। ये जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सब उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, मेडिकल और जेई, इन सब एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, डेरिवेशन को छोड़ के। डेरिवेशन तो यूपी बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड में आए। शेष क्वेश्चन अदर बोर्ड्स, अदर एग्जामिनेशन में भी आए हैं। तो बिंदु आवेश के कारण हमने व्यंजक प्राप्त किया था, क्या? V इक्वल टू 1/4πε0 के Q/R, R उस बिंदु तक की दूरी थी। अब बहुत से आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, इसको भी निकाल लीजिएगा। बहुत से आवेशों के कारण सम कर दीजिए। पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, हमने पढ़ा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? विद्युत द्विध्रुव हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था, सेकंड में भी पढ़ा। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कर लेना है, और वो निकाला था हमने V इक्वल टू, अक्षीय मीन्स एक्सियल पॉइंट था, बोथ साइड ऑन पोजिशन। V इक्वल टू आ जा रहा था 1/4πε0 के P/R²। आइए क्वेश्चन नंबर 3, 5 माइक्रोकूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु जिस पर विभव 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। दूसरे बिंदु का विभव निकालना है, पढ़ा हुआ है हमने। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है वो कार्य कहलाता है। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, विद्युत विभवांतर की। दो बिंदुओं के एक बिंदु को A मानना, दूसरे को B मानना। ये देखिए, ये ऐसे कर लेना, एक बिंदु A, दूसरा बिंदु B। इस बिंदु A पर है पोटेंशियल दिया हुआ है 10 वोल्ट, VA इज इक्वल टू 10 वोल्ट, और इस बिंदु को B मानना। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है भाई। इस पे पोटेंशियल भी B मानना।
यहां से यहां तक ले जाना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज जो दिया हुआ है Q 5 कूलम है, इसको यहां से यहां तक ले जाना है। कितना एनर्जी कंज्यूम हो रही है? 25 जूल। तो वर्क डन VB माइनस ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन दी भाई, WAB अपॉन Q। अब VB तो आपको निकालना है, भी ये आपको दिया, अभी ऐसे ही रहने देना। W 25 हो गया और Q 5 निकल आया, 5 आ गया। VB इज इक्वल टू 5, ये भी उधर जाएगा, प्लस 15 आ जाएगा। आंसर मैंने हिंट भी किया हुआ है, देखिए 15 आंसर दिया हुआ है इसका 15 वोल्ट। देखिए दिया भी है आंसर, सब हिंट करे हुए हैं मैंने। आइए क्वेश्चन नंबर 4। 10 माइक्रोकूलाम तथा ऋण 10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, ठीक मिड पॉइंट पर, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है आपको। तो एक धन आवेश है, दूसरा ऋण आवेश है। माइक्रो कूलाम में दिया है, कूलाम में कन्वर्ट करो। SI पद्धति में काम करोगे, बार बार रिपीट कर रहा हूं, त्रुटियां मत करना। तो मध्य बिंदु धन 10 आवेश से मध्य बिंदु की दूरी 1 मीटर, ऋण 10 माइक्रो कूलाम से भी मध्य बिंदु की दूरी 1 मीटर। तो धन 10 कूलाम के माइक्रो कूलाम के आवेश के कारण V1 निकालोगे, ऋण 10 के कारण V2 निकालोगे। धन आवेश के कारण विभव धन आएगा, ऋण आवेश के कारण ऋण आएगा, दोनों बराबर और विपरीत, चिन्ह विपरीत। तो नेट पोटेंशियल 0 आ जाएगा। आंसर हिंट करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने बहुत सारे पार्ट दे रखे आपको। ये देखिए, आपको इन दो पॉइंट्स के बीच, किन दो पॉइंट्स के बीच, ये देखिए A और B बिंदुओं के बीच, A और B बिंदुओं के बीच, सब में A और B बिंदुओं के बीच, A और B बिंदुओं के बीच, A और B बिंदुओं के बीच, और पीछे भी होंगे, सब में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो मैंने आंसर लास्ट में हिंट करा है आपको, मैं मौखिक हिंट कर दे रहा हूं। देखो A और B के बीच निकालना है, तो A और B लास्ट तक चलोगे तो यहां आते हैं। ये देखिए इन दो पॉइंट्स को देखो, ये 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड क्या है, ये पैरेलल में तो 1 और 1 2 हो गया। फर्स्ट स्टेप ये करोगे। चलो एक मैं बता दे रहा हूं, इसको ही बताऊं, थोड़ा इससे जटिल बताऊंगा। तो ये 2 माइक्रोफेरेड आ गया। अब ये 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड कैसे हो गए? सीरीज में। तो 1/c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2 2/3 माइक्रोफेरेड। आंसर होगा इसका 2/3 माइक्रोफेरेड। यहां आइए, ए और बी को छूना नहीं है। ए और बी पे एक तो ये जुड़ा हुआ है, देखिए 1 माइक्रोफेरेड, और ए से ये सीरीज में है। देखो ये 3 3 3 3 3, ये बी तक गया है कि नहीं, एक के बाद एक। तो ये 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, फर्स्ट स्टेप हुआ है। क्या हुआ? आप डायग्राम से ही हल करते जाएंगे, शेष ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट हुआ 1/c डैश कह लेना, c डैश इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 3/3 1, c डैश इज इक्वल टू 1। फिर वो 1 और ये 1 पैरेलल में हो जाएंगे, तो 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। ऐसे ही c भी हो जाएगा। d में क्या करोगे? d में ये देखो a और b पे आना है आपको, लास्ट में इक्विवेलेंट इन दोनों के बीच। यहां से चलोगे पीछे से, 6 6 6 कैसे हैं ये? श्रेणी में, श्रेणी में। यहां पर आओगे, मतलब यहां पर ये 6 6 6 6 श्रेणी में। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट हो गया 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, कितना आ गया? 3/6, मीन्स 1/2 2 आ गया। फिर वो 2 और ये 6 कैसे हो जाएंगे? पैरेलल में आ जाएगा 8 माइक्रोफेरेड। आंसर
अभी एक मैं हल करके बता रहा हूं आपको कैसे करोगे आप। चलिए ये देखिए, इसको कैसे करेंगे आप। ई, ये देखो 2 माइक्रोफैरेड, देखो इसकी पहली प्लेट ये दूसरी प्लेट, इसकी ये दूसरी ये पहली, इसकी ये पहली ये दूसरी, और ये तार द्वारा यहां यहां जुड़ी भी है। कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। ई वाले को देखिए, ऐसे कर लोगे भाई। कैसे कर लोगे ये देखिएगा। ये ऐसे था भाई, रफ हिंट कर रहा हूं। ये आपका ए पॉइंट है, ये पॉइंट है बी, और ये एक तार यहां जुड़ा हुआ है, एक तार यहां जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं आप ये सब 2-2 माइक्रोफैरेड के हैं, ये सब 2-2। तो आप क्या करोगे, ए और बी बिंदुओं के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप पहले इसको देखिए, इस 2 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटर को देख, इसकी पहली प्लेट यहां आई है, देखो ए पर आई कि नहीं है, और दूसरी प्लेट कहां गई है देखिए, तो ये बी पर गई कि नहीं है। तो इस पहले वाले संधारित्र की एक प्लेट तो आई ए पर और दूसरी गई बी पर। C1 कह दिया 2 माइक्रोफैरेड वाला। C2 देखो, ये भी 2 ही माइक्रोफैरेड है। इसकी देखो एक प्लेट तो गई है बी पर गई है, और एक प्लेट कहाँ आई, ए पर। दूसरे वाले की भी एक प्लेट तो आई आपकी ए पर, और दूसरी कहाँ गई। चलिए ये 2 माइक्रोफैरेड, ये भी 2 माइक्रोफैरेड, ये भी हो गया। अब इसको देखो, इसकी एक प्लेट ये देखो, ये प्लेट यहां से ए पे चली गई है, और दूसरी प्लेट कहाँ चलेगी, बी पर। ये तीनों कैसे हो गए, पैरेलल में। तो अब आप निकाल देना भाई, पैरेलल में हो गए तो नहीं। ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये 3 माइक्रोफैरेड है, ये 1 माइक्रोफैरेड है। क्वेश्चन देखिए, 2 3 1। C1 है 2, C2 है 3 माइक्रोफैरेड, और C3 है 1 माइक्रोफैरेड। तो पैरेलल में हो गए तो 2 3 2 5 1 6 आ गया आंसर। सब मौखिक हैं भाई, मौखिक, इसीलिए मैंने बहुत सारे दे रखे हैं आपको देखना। अब आइए आगे, आगे देखिए, ये देखिए, इसको देखिए। ये ऐसा क्वेश्चन बुक में भी था भाई, ये एडिशनल क्वेश्चन था 25 वाला ही है ये देखिए। मैंने थोड़ा सा चेंज करा हुआ है, 200 बुक में आपके यहां थे, मैंने उनको ऊपर कर दिया। तो ये निकाल देना, इक्विवेलेंट मैंने आंसर दिया हुआ है, 200/3 माइक्रोफैरेड आ रहा है इसका। अच्छा आइए इसको कैसे करेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब के सब। ये ए और बी के बीच कैसे करोगे। इस नेटवर्क में भी आपको ए और बी तक तो लास्ट तक पहुंचना है, लास्ट में निकालना है। तो आप यहां से चलोगे, फर्स्ट स्टेप जी वाला मैं बता दे रहा हूं आपको, ढंग से बता दे रहा हूं जी वाला, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप हल करोगे तो कैसे करेंगे देखना। ये जी वाला पोर्शन है हमारा, देखिएगा ये ए है, इसको मैं बता दे रहा हूं आपको। ये ऐसा नेटवर्क है भाई, एक यहां पर है और एक यहां पर है, और ये है ए, ये है बी। अब देखिए कितने कितने थे ये 3 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड, ये भी 3 माइक्रोफैरेड, ये भी 3 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रो,
ये 2 माइक्रो फेरेड और ये 2 माइक्रो। मैं इसको नाम दे रहा हूं ए, बी तो ये है, सी डी ई एफ। ई और एफ पर देखना फर्स्ट स्टेप। चलिए यहां करते हैं फर्स्ट स्टेप। ई व एफ के बीच, ये देखो ई और एफ के बीच एक तो 2 तो है ही है, ये भी तो है। ये देखिए ये कैसे हैं, ये 3 माइक्रोफेरेड की पहली प्लेट ई पर आई है, दूसरी ऐसे इससे होते हुए, और ये तीसरे वाले की फिर दूसरी प्लेट एफ पर आई। ये सीरीज में है। ये ई व एफ के बीच 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड व 3 माइक्रोफेरेड श्रेणी में, बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, श्रेणी में है। ये संधारित्र कैसे हैं? These capacitors are in series, so the equivalent capacitance of these three, अतः इनकी तुल्य धारिता 1 उसको C1 कह देंगे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो 3/3 1 आ गया, तो C1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये डायग्राम ऐसा बन गया, देखना है। ये देखना ए बी, ये देखिए 3 3 यहां तक, ई और एफ पे देखना, ये ई और एफ, ये 3 था, ये भी 3 था, ये ई माना था मैंने, ये एफ माना था, ये 2 माइक्रोफेरेड था, ये 3 माइक्रोफेरेड था, ये 3 माइक्रोफेरेड था, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये हम ही था 2 माइक्रोफेरेड। यहां तक तो ज्यों का त्यों रखा है, ये देखिए। परंतु ये तीनों मिलकर के इनकी तुल्य धारिता कितनी आ गई, ये देखिए। सॉरी, 1 माइक्रोफेरेड आई है, आई। इस एक की, ये जो एक आई है, इसका एक सिरा यहां, दूसरा। सेकेंड स्टेप में आएंगे अब। 2 माइक्रोफेरेड ई व एफ के बीच, 2 माइक्रोफेरेड व 1 माइक्रोफेरेड समांतर में है। दीज आर इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट, अतः इनकी तुल्य धारिता, अतः इनकी तुल्य धारिता। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेना। 1/c डबल डैश कर दोगे, वो c डैश, अच्छा C1 था वो, चलिए इसको C2 कह देते हैं। कितना 2, 1/C2 नहीं, C2 पैरेलल में है ना, ये देखिए 2 और 1 3, C2 इज इक्वल टू 2 धन 1 बराबर फिर से 3 माइक्रोफेरेड। अब ये डायग्राम ऐसा बन गया, यहां तक आओगे, यहां तक तो बनाओगे, ये 3, ये 2, ये 3, ये 3, ये 3, और यहां आ गया फिर से ये 3 आ गया। ये बी, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, और ये 3 माइक्रो। अब थर्ड स्टेप में आएंगे। फिर से ये था हमारा, ए बी सी और डी था, ये बिंदु थे ना हमारे, ये सी और डी थे, मान रखे हम।
सी और डी पर देखो 3 3 3 फिर पैरेलल में। थर्ड स्टेप सी व डी पर 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड व 3 माइक्रोफेरेड। ढंग से लिखना आप, श्रेणी में है, श्रेणी में है। अतः इनकी तुल्य धारिता 1/C3 कह देना, लिखोगे अतः इनकी तुल्य धारिता 1/C3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। फिर वही आ गया भाई, 1 आ गया, C3 इज इक्वल टू 1 आ गया, C3 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। अब ये डायग्राम ऐसा बन गया, देखिए 3, ये 2, ये 3, ये था हमारा CD, ये था AB। बस डायग्राम से ही करते जाओ। ये इन दोनों का इक्विवेलेंट फिर से आ गया, एक माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड और ये 3 माइक्रोफेरेड। अब देखिए फोर्थ स्टेप आता है। मैंने कहा है जितना समय लेना चाहो, मैंने इसीलिए लिखा है, ये देखिए समय का प्रतिबंध नहीं है। आप करिए सवालों को, खूब जम के करना, तभी आपकी समझ में आएंगे भाई, नहीं अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए फोर्थ स्टेप क्या लिखोगे अब, 2 माइक्रोफेरेड व 1 माइक्रोफेरेड किस में है, पैरेलल में है। लिखोगे ऐसे समांतर क्रम में है, पैरेलल में है। इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य क्या आ जाएगा, C4 कर दोगे, 2 धन 1 बराबर 3 आ गया। अब फाइनल आ गया भाई, ये देखो फाइनल स्टेप आता है। अब देखिए ये 3, ये 1 और 2 फिर से 3 हो गए, ये देखिए, और ये 3, बस B, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड। नाउ दी ए से देखो, ये एक के बाद एक, ये सीरीज में। अब फाइनल स्टेप, अब लिखोगे 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड। अब 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड। कैसे है, श्रेणी में, श्रेणी में है। अतः इनकी तुल्य धारिता, अतः इनकी तुल्य धारिता लिख लोगे। क्या कर दोगे भाई, C इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, 1/C इज इक्वल टू 1/C, श्रेणी में 1/C इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1 आ गया। सो C इज इक्वल टू 1, यह आंसर आ गया 1 माइक्रोफेरेड। C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड आ गया भाई। आंसर में मैंने हिंट करा होगा, 1 माइक्रोफेरेड लिखा होगा इसका आंसर, देखेंगे तो आप। ये G वाला पोर्शन था, G वाला, ये देखिए G वाला, इसका आंसर देखो G 1 माइक्रोफेरेड लिखा है ना ये। तो ऐसे आप करेंगे भाई, ये देखिए। और फाइनली इन तीनों का ये ऐसा आ गया का मतलब, ये A हो गया, ये B हो गया, A और B के भी तुल्य धारिता C बराबर 1 माइक्रोफेरेड आ गई। ऐसे चले भाई, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप पहले करा, फिर सेकंड स्टेप में आए, फिर थर्ड में आए, फिर फोर्थ में आए, और फिर फाइनल में आ गए। क्या आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं, आप जानो भाई। और समझना ही पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना है तो समझना ही पड़ेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 का H और I, ये पार्ट देखो, ये यहां तक का है, और फिर इतना ही और आगे बढ़ा दिया, इसका दुगुना है वो। सेम क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट में बता दे रहा हूं। ये देखो, इसको देखिए H,
यहां पर 5 कैपेसिटर हैं, देखो ये 1 2 3 4 और एक 5 है। मैं इसको आपको हल करके दिखा रहा हूं। और ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन सेतु पे 5 संधारित्र लगे हुए हैं। हमको ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। तो क्या कर दोगे आप, देखना जरा ध्यान से देखिएगा। ऐसा है भाई, ये एच वाला बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये देखिए, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, ये 4 कैपेसिटर और ये, ओहो गलत हो गया मेरे से। ओहो चलो दोबारा बना देता हूं। ये देखिएगा, 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, यहां था 4 कैपेसिटर, एक यहां है, 5 कैपेसिटर, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये है 1 माइक्रोफेरेड, ये भी है 1 माइक्रोफेरेड, ये सब 1 माइक्रोफेरेड दिए हुए हैं। और ये परंतु दिया हुआ है 5 माइक्रोफेरेड। ये क्वेश्चन है भाई। अच्छा देखिए, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, वो 100 ऊपर वाला है, ये 5 माइक्रोफेरेड। अब हमको ए और बी के बीच, ये तो बड़ा अटपटा सा दिख रहा है देखने में, देखो, परंतु ऐसा है नहीं, बहुत ही सिंपल है भाई। हमारे पास एक पॉइंट यहां और दिख रहा है, देखो ये एक यहां भी दिख रहा है, देख रहे हैं, दिख रहा है आपको? एक तो ये बिंदु हो गया, एक बिंदु बी हो गया, एक यहां और दिख रहा है हमको। इस बिंदु पर 1 2 तीनों की प्लेट आई है, इस बिंदु पर भी 1 2 तीनों की प्लेट आई है। तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज करते हैं, देखना जरा ध्यान से। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, एक पॉइंट डी। चलिए मैं इसको सी कह देता हूं, इसको डी कह देता हूं, या इसको सी इसको डी कह देना, आप जो कहना चाहो। देखना फिर अब है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक हो गया भाई। मैं उठा रहा हूं कौन वाला, ये 1 माइक्रोफेरेड वाला। ये देखो, इसकी एक प्लेट आई है ए पर और दूसरी प्लेट गई है डी पर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो एक संधारित्र है ये हमारा 1 माइक्रोफेरेड का, जिसकी एक प्लेट गई ए पर, दूसरी गई डी पर। अब आ जाओ ये ऊपर वाले पर, ये देखिएगा, 1 माइक्रोफेरेड, इसकी एक प्लेट आई है ए पर, ये देखो ये, और दूसरी प्लेट गई है सी पर। ए और सी है, देखो ये 1 माइक्रोफेरेड का संधारित्र, जिसकी एक प्लेट आई है ए पर और दूसरी गई है सी पर। ये भी हो गया। आ जाओ इस पर, 1 माइक, इसकी एक प्लेट डी पर और एक प्लेट बी पर। डी और बी यहां है, देखो ये, एक प्लेट इसकी ए डी पर, एक प्लेट बी पर। ये भी हो गया। आइए इस पर भी आ जाइए, देखिए, इसकी एक प्लेट है सी पर, एक प्लेट सी पर और दूसरी प्लेट बी पर। सी और बी है, देखो ये, हो गया भाई। अब बच गया ये वाला 5 माइक्रोफेरेड। 5 माइक्रोफेरेड की एक प्लेट है डी पर, एक है सी पर, सी और डी है, तो 5 माइक्रोफेरेड ये वाला है। अब सुनना जरा, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था हमने, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, तो हमने वहां कह दिया था, क्या कह दिया था भाई,
चार संधारित्रों को यदि समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं में इस प्रकार जोड़ें कि दो संलग्न भुजाओं पर लगे संधारित्रों की धारिताओं का अनुपात दूसरे दो संलग्न भुजाओं पर लगे धारिताओं के अनुपात के बराबर हो। दो संलग्न भुजाओं पर लगे धारिताओं का अनुपात दूसरी दो संलग्न भुजाओं पर लगे धारिताओं के अनुपात के बराबर हो। सेतु संतुलन में होगा। संतुलन में होगा तो उसमें धारा नहीं बहेगी। यहां था हमारा गैल्वेनोमीटर और यहां थी बैटरी और बीमर। तो ये बैलेंस है ये ब्रिज। तो इस पे जो 5 माइक्रोफेरेड का संधारित्र लगा हुआ है ये नॉन इफेक्टिव है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिख लोगे एक लाइन, चूंकि यह वेट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की, क्योंकि ये आप सवाल नहीं बना पाओगे इसलिए मैं एक बार ही हिंट कर दूं, अब आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप बनाते जाइए, ऐसे जितने सवाल भी आएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज कहां पर फॉर्म हो रहा है वो आप क्वेश्चनों में देख लेना। सेतु संतुलन की अवस्था में है। अतः CD भुजा पर लगा, इतना लिखोगे जरूर, 5 माइक्रोफेरेड का संधारित्र निष्प्रभावी होगा। इस परिपथ में इसका कोई काम नहीं है। ये लगा है कि नहीं लगा है बराबर है भाई, नहीं लगा हुआ मान लो इसको, ये हट जाएगा ये वाला। अब हमारे पास क्या बच गया भाई? केवल इतना सा बच गया, ये देखिए। ए बी, ये एक, ये भी एक, और ये भी एक, ये भी एक। ओके, अब देखो भाई, यहां देखो, ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों भी श्रेणी। एडी और बीडी पे एक एक माइक्रोफेरेड के हैं, ये श्रेणी में हो गए। ऐसे ही ओहो, ये सी था हमारा ना, ए बी, ये सी है हमारा, ये डी है। ए सी पर 1 माइक्रोफेरेड, सी बी पर 1 माइक्रो, श्रेणी में हो गया। ऐसे ही ए डी पर 1 माइक्रोफेरेड और बी डी पर 1 माइक्रोफेरेड, क्या है, श्रेणी में। तो अब कर लेंगे आप, फर्स्ट स्टेप में आओगे, लिख लोगे, ये और ये श्रेणी में, इनकी तुल्य धारिता ऐसे आ जाएगी। कितनी आई? श्रेणी में है तो 1/1 C इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1। 1/C इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? अरे श्रेणी में है तो 1/C1 मान लेना उसको। 1/1 प्लस 1/1 मीन्स 2 आया, तो C1 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 माइक्रोफेरेड आ गया है। ऐसे ही ये बी है भाई। अब इन दोनों को देखो, ये भी श्रेणी में है। ये C2, C1 बराबर इतना, C2 बराबर, ये भी 1/2 माइक्रोफेरेड। अब ये इसकी एक प्लेट यहां, दूसरी यहां, इसकी एक प्लेट यहां, दूसरी यहां, कैसे हो गए? समांतर में। तो इनकी तुल्य धारिता ए और बी के बीच कितना आ गया? C बराबर 1 माइक्रोफेरेड। आंसर आ गया भाई। ठीक है, आइए फिर आगे, लास्ट बड़ा पोर्शन है ये वाला। ये देखिएगा, इसमें देखो 2 ब्रिज है। यहां तक का एक ब्रिज जैसे हमने अभी करा वैसे ही यहां तक का करोगे, ये निष्प्रभावी हो जाएगा। फिर यहां से दूसरा ब्रिज बनाओगे, ये भी निष्प्रभावी हो जाएगा। इनकी इक्विवेलेंट मुझे लगता है 2 आ जाएगा, इनका इक्विवेलेंट भी 2 आ जाएगा। फिर वो 2 और 2 श्रेणी में हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा। आंसर 1 ये दिया हुआ है भाई। ठीक है, आराम से करिए।
मस्त होके करिए सवालों को भाई, सवाल खूब बनाइए, जितने मैक्सिमम बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक हमने प्राप्त किया है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन KA अपॉन D। संधारित्र की धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? बताइएगा क्यों, कैसे बढ़ाया जा सकेगा? ठीक है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है भाई, कैसे बढ़ा सजाया जा सकता है, हिंट मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, 6 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र की प्लेटों का विभवांतर 10 वोल्ट से बढ़ा करके 20 वोल्ट कर दिया जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा में कितनी बनी? आसानी से हो जाएगा। C दिया है, V1 दिया है, V1 10 वोल्ट है। प्रारंभ में इसकी स्थिति ऊर्जा निकाल लेना, हाफ C V1 स्क्वायर, और जब विभवांतर को बढ़ा करके 10 से 20 कर देंगे तो फिर U2 निकाल लेना, C V2 स्क्वायर। फिर फाइनल में से इनिशियल को घटा देना, कितनी वृद्धि हुई निकल आएगा। ये आंसर दिया हुआ है। आइए अगला, सिद्ध कीजिए कि संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संधारित्र की प्लेटों में जो प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा संचित होती है भाई, वो होती है हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV या हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ऐसा पढ़ा था हमने, डेरिवेशन करा था, फिर हमने ऊर्जा घनत्व निकाला था। ये ऊर्जा घनत्व है। ये एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इन प्रतीकों का सामान्य अर्थ है, मैंने हिंट कर दिया, अब आप कर लीजिएगा। अब हमारे आज की डेट में 2 यूनिट टेस्ट हो गए। एक यूनिट टेस्ट में 10 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर से हैं और दूसरे यूनिट टेस्ट में दूसरे चैप्टर से 9 क्वेश्चन है भाई। ये 9वां क्वेश्चन नहीं, 8 क्वेश्चन है, और 9 नहीं है, 8 क्वेश्चन है। ये सब एक एक नंबर के हैं, 8 क्वेश्चन, और ये 8 में से एक बड़ा क्वेश्चन था 5वां, तो 7 क्वेश्चन तो हो गए आपके कितने नंबर के? एक एक नंबर के मान लेना। नंबरों का केवल ये सिंबल है, यहाँ पर सिंबल। और ये 5वां क्वेश्चन मैंने मान रखा है, ये 5वां क्वेश्चन मैंने मान रखा है 3 नंबर का। 3 नंबर का ये हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, देख रहे हो, 2 2 4 2 6 2 8 के 9 पार्ट है। 9 पार्ट, इसलिए मैंने 3 पार्ट को 1 नंबर मान रखा है। 3 नंबर का ये हो गया, से 7 क्वेश्चन 7 नंबर के हो गए, 7 3 10। अब आप अपना एनालिसिस करिएगा। इन सबको हल करने के बाद आप अपना एनालिसिस करिएगा कि आपको कितनी फिजिक्स आई अभी तक, 2 चैप्टर्स आपके कितने क्लियर हुए, कितने नहीं हुए, ये सब देखिएगा भाई। और ये यदि इलेक्ट्रिसिटी क्या कहें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये, तो ये आपका क्लियर नहीं होएगा तो आगे बहुत सारी दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। इसलिए आप प्यार से पढ़िए, बिल्कुल समझ के पढ़िए। ये मत सोचिए कि फिजिक्स कठिन है, फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बड़े मजे से पढ़िए, ध्यान दीजिए, जहां पर समझ में नहीं आता है वहां पर पूछ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप इन यूनिट टेस्ट को करिएगा। अब मैं तीसरा चैप्टर शुरू करूंगा, विद्युत धारा। जब तीसरा चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा तो फिर हम तीसरा यूनिट टेस्ट भी ले लेंगे। उसके बाद इन तीनों चैप्टर्स की एक यूनिट बन जाएगी। उस यूनिट से फिर एक महा यूनिट टेस्ट लेंगे। उसमें देखेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड में, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर उनको उठाएंगे। चलिए, ओके।